वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा आज आपके सामने फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ बच्चों, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। मतलब कि फिजिक्स के बारे में कुछ कॉमन जानकारियाँ, कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट फिजिक्स, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। बच्चों, फिजिक्स को समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक सिंपल वर्ड के बारे में बात करता हूँ, साइंस। हम लोगों ने साइंस के बारे में डिस्कस किया था, आप 10th क्लास तक स्टडी करते हुए आए हैं कि साइंस क्या है। साइंस एक डेवलपमेंट है, एक रिसर्च है, एक ऐसा रिसर्च जो कि अनस्टॉपेबल है, जो कंटिन्यूसली होता आ रहा है हमारे अर्थ के ऊपर। नॉट ओनली अर्थ, यदि हम हमारे एटमॉस्फेयर में बात करें, हमारे यूनिवर्स में बात करें, कंटिन्यूसली हर एक फील्ड में रिसर्चेस चलती रहती हैं और ये रिसर्चेस के बिहाफ पर हम लोग कुछ नया इन्वेंशन करते हैं। इट मीन्स हमारे रिक्वायरमेंट्स, उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च कर कर कुछ ना कुछ नया हम लोग डेवलप करते हैं। इसी डेवलपमेंट को, इसी रिसर्च को हम लोग साइंस के नाम से जानते हैं। हम साइंस के नाम से इसे जानते हैं। यदि हम इस साइंस के बारे में बात करें तो ये जो साइंस है ये बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जो मेन इसकी कोर ब्रांचेस है। वैसे यदि हम फर्दरली बात करें तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन कोर 3 जो ब्रांचेस हैं वो है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन 3 पार्ट्स के अंदर हमारी साइंस जो है वो डिवाइड होती है। क्लास 11th में जब हम लोग साइंस लेते हैं तो हम लोगों के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स से जाएं या फिर बायोलॉजी के साथ जाएं। किसी के साथ भी जाएं, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन इसमें रहने वाला है वो होता है फिजिक्स। अदर सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। मतलब कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का वर्ड है क्या, क्या है फिजिक्स का संसार, व्हाट इज फिजिक्स। इसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे। बच्चों, फिजिक्स क्या है, यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो फिजिक्स साइंस का ही एक ब्रांच है। इट मींस कंटिन्यूअसली होने वाला जो हमारा क्या है, रिसर्च, और रिसर्च के अकॉर्डिंग होने वाला डेवलपमेंट, उसी का एक पार्ट है फिजिक्स। यदि इस वर्ड के बारे में बात करें तो ये हमें पूरी तरीके से स्टडी कराता है, किसके बारे में, नेचर के बारे में, और साथ ही साथ नेचर के लॉस के बारे में भी हमें बताता है। मतलब कि 2 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में नेचर की स्टडी करना और सेकंड पार्ट में उन स्टडीज के बिहाफ पे लॉस को डिफाइन करना। इन 2 पार्ट में हम फिजिक्स को देखते हैं। तो इसी चीज के बारे में मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी क्या होती है, और फिर इस पर लॉ के बारे में हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे स्टडी ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करता हूँ। हम लोग जानते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से, जब लॉन्ग टाइम इट मीन्स यदि हम कहें तो हम एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड में डिफाइन नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम में हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली सन जो है वो वहाँ के एक मेन लीडर का रोल प्ले कर रहा है, और उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है, उसके सराउंडिंग बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, नॉट ओनली प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स हो गए आपके, और इसके अलावा आपके और अलग अलग जो बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारे के सारे सन के सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, सराउंडिंगली रिवॉल्व कर रहे हैं। इनिशियली क्या हम इसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज रखते थे क्या हमें पता था कि इस तरह की बातें, क्या हम केपलर लॉ के बारे में जानते थे? जब तक ये चीजें नहीं आई थी तो हम लोगों के लिए ये सरप्राइज था। मैथमेटिकली हम लोग भी इसको केवल भगवान का एक आशीर्वाद मानते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने साइंस डेवलप किया, हमारे पास कॉपरनिकस आया, हम लोगों ने केपलर थ्योरी के बारे में पढ़ा, आगे चल के हमारे पास और भी अच्छे साइंटिस्ट आए, हम लोगों ने न्यूटन थ्योरी पढ़ा, हमने आइंस्टीन थ्योरी पढ़ा। हमें पता लगा कि क्यों एप्पल एक ट्री से कट होने के बाद नीचे ही आके गिरता है, मतलब कि अर्थ की डायरेक्शन में ही आके गिरता है, क्यों फुल मून के टाइम पर टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ी। हमने सीखा ग्रेविटेशन क्या होता है, हम लोगों ने सीखा कि काइनेटिक्स क्या होती है, हम लोगों ने सीखा काइनेमेटिक्स क्या होती है, हम लोगों ने सीखा मैकेनिक्स क्या होती है, हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। और आज के करंट साइंस वर्ल्ड में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत हद तक चीज़ों के बारे में नॉलेज ले चुके हैं। और इन्हीं नॉलेज के बिहाफ पर नेचर की स्टडी कर कर हम लोगों ने उनके अकॉर्डिंग लॉज डिफाइन किए हैं, जिसके स्टडी हम लोग फिजिक्स के अंडर करते हैं।
मतलब कि फिजिक्स नेचर की स्टडी करता है और स्टडी कर कर कुछ लॉज डिफाइन करता है, और कलेक्शन ऑफ लॉज जो हैं अबाउट नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। इज इट क्लियर? इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और डीप लेके चलता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ चेस गेम का। चेस गेम जो होता है शतरंज का खेल, उसके बारे में बात करते हैं, या फिर किसी अदर गेम के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इनिशियली हम एक नोवाइस है, हमको बिल्कुल नॉलेज नहीं है चेस गेम के बारे में। हम फर्स्ट टाइम चेस को देख रहे हैं, हम दो प्लेयर उस गेम को खेल रहे हैं और हम सिर्फ उसको वॉच कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं गेम के बारे में। इनिशियली शायद मुझे लगता है हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली यदि हम डे बाय डे उस गेम को देखते रहेंगे, हम उसे ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हो सकता है कि पर डे हम लोगों को उसमें कुछ नया सीखने को मिले। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसमें नए नए रूल्स होते हैं, और वो रूल्स हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं, वो किस तरीके से उस गेम में आगे बढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग अपने रूल क्रिएट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे रूल ठीक हो। अगले दिन हम जब उस गेम को दोबारा देखेंगे तो हो सकता है हमें कुछ और नए रूल्स देखने को मिले, और इस तरीके से हो सकता है कुछ नए रूल्स हमें मिल जाएं और हमारे पुराने रूल गलत साबित हो जाएं। इसी तरीके से फिजिक्स क्या है, जो हमारा नेचर है, हमारे नेचर में होने वाले जो भी फिनोमिना है वो एक चेस गेम की तरह होते हैं जिसमें हर एक नए दिन कुछ नया हैपन होता रहता है, कुछ नई हैपनिंग होती रहती है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे थे उस गेम को और नए नए रूल्स का इन्वेंशन कर रहे थे, हम नए नए रूल्स गेम में ला रहे थे, इसी तरीके से साइंटिस्ट लोग किसी एक फिनोमिना के ऊपर, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही साइंटिस्ट ने फिनोमिना को डिफाइन कर दिया, एक साइंटिस्ट आया, उसने उस नेचर के फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके अपना कुछ लॉ डिफाइन कर दिया। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फिनोमिना कंप्लीटली करेक्ट हो। कुछ टाइम बाद एक नया साइंटिस्ट आता है और नया साइंटिस्ट आके फिर से उस लॉ के बारे में डिस्कस करता है, उस फिनोमिना को डिस्कस करता है, और पुराने साइंटिस्ट जो था उसकी बातों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके कुछ नया ही लॉ हमारा डिफाइन कर देता है। हम लोगों ने देखा भी है, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़े थे, हमने देखा था कि नए नए साइंटिस्ट आते हैं, पुरानी बातों को फॉल्स कर देते हैं और अपने कुछ नए रूल्स लेकर आ जाते हैं। फिजिक्स इसी कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन का एक नाम है, मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होना। नेचर जो है उसको अभी तक कोई कंप्लीटली नहीं समझ पाया है। बिग बैंग थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, हम किसी भी थ्योरी को देखते हैं, कंटिन्यूअसली आज तक भी रिसर्च चल रही है, और ये एक नॉन स्टॉपेबल रिसर्च है, एक अनस्टॉपेबल रिसर्च है जो आगे भी चलती रहेगी। तो साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है? नेचर में होने वाले इन फिनोमिनास के बारे में कंटिन्यूअसली स्टडी होना और उन स्टडीज के बिहाफ पर उनको एनालाइज करना, और एनालाइज के बिहाफ पर कुछ नए लॉज को फॉर्मेशन कर देना ही हमारा फिजिक्स कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये फर्स्ट था फिजिक्स कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बच्चों जब 11th क्लास में आएंगे तो किसी सीनियर से जब हम गाइडेंस लेंगे तो हर कोई हमें कहेगा कि यदि हमें फिजिक्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो हमें मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग उनसे नाम सुनेंगे, वो बोलेंगे कि यार फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज आता है, फिजिक्स में इंटीग्रेशन भी यूज आता है, कैलकुलस भी यूज आता है, लॉगरिथम भी यूज आता है। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो हम फिजिक्स के अंदर सुनेंगे, हम डिफरेंशिएशन के बारे में सुनेंगे, लिमिट्स के बारे में सुनेंगे। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो मैथमेटिक्स टर्म है लेकिन फिजिक्स में भी यूज आती हैं। इसको समझाने के लिए यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो फिजिक्स जो है वो लिटरली मैथमेटिक्स के बिना एकदम इनकम्प्लीट है, एकदम अधूरा है। उसका रीजन क्या है? फिजिक्स जो है उसकी लैंग्वेज जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की एक लैंग्वेज है जिसके बिना फिजिक्स कंप्लीटली इनकम्प्लीट है, मतलब कि वो इनकम्प्लीट है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम ग्रेविटेशन लॉ को डिफाइन करना चाहते हैं, तो ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनके मास के मल्टीपल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट मींस यदि हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के मास को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होता है, और यदि हम उनके बिटवीन
जो डिस्टेंस है, यदि उस डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, उसके डिस्टेंस को यदि हम डिक्रीज करते हैं, तो ऐसा होने पर भी जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीपल ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बात को यदि हम इतना लॉन्ग लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फिजिक्स की लैंग्वेज को एक कॉम्प्लिकेशन से ओवरकम करने के लिए, उसको एक आसान लैंग्वेज बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है मैथमेटिक्स की। अभी मैंने आपको इतनी बड़ी एक लॉ बताया था ग्रेविटेशन का, यदि हम उसे मैथमेटिक्स फॉर्म में देखें तो वो इतनी सी फॉर्म में फिनिश हो जाता है, मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये एक सिंपल सी टर्म है जिसने फिजिक्स को बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही इजी बना दिया। ऐसे बहुत सारे लॉ है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं F इक्वल टू ma, फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली इक्वल होता है। ये इस तरीके के बहुत सारे लॉ हैं जिनके बारे में फिजिक्स डिस्कस करता है। मतलब कि मैथमेटिक्स जो है वो, उसका जो ओनली रोल है वो है फिजिक्स को कंफर्टेबल जोन में ले जाना, उसे आसान बनाना। ये काम होता है किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का ये काम होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोगों को वोकेबलरी नहीं आता, हमारी इंग्लिश डिक्शनरी वीक है, तो क्या हम किसी के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? इट इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट तो तब होंगे जब हमारे पास उसके रिसोर्सेज होंगे। हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास वोकेबलरी नहीं है, तो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं हो सकते। इसी तरीके से फिजिक्स जो है उसको यदि हमें इजीली दूसरे तक पहुंचाना है, उसे इजी बनाना है, तो हमें फिजिक्स की लैंग्वेज को जानना जरूरी है, जो कि हमारी क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है। बच्चों, ये आज हम लोगों का एक बेसिक लेक्चर था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। आज हमने डिस्कस किया फिजिक्स के बारे में कि व्हाट इज फिजिक्स, हमने डिस्कस किया फिजिक्स का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। मैं आपसे बात करूँगा यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके लिए आप कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोरोना के टाइम पे घर पे रहें और अपने आप को सेफ रखें। धन्यवाद।